So, hello guys, we are going to discuss the examination paper of July 2023 एग्जाम्स। एक बार खाली गो थ्रू करा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको दिसंबर 22 का पेपर भी गो थ्रू कराया था। मैं जुलाई 2023 का एग्जाम का पेपर भी गो थ्रू कराऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। और फिर सीएस प्रोफेशनल का भी हम लोग पेपर देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे बट एक एक करके। द पर्पस ऑफ शोइंग यू दिस पेपर्स, जिससे ठीक है अभी चैप्टर्स मेरा चल रहा है मुझे पता है, बट बीच बीच में मैं आपको पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका कहीं ना कहीं थोड़ा रिवीजन भी होता रहे, और आप इस बहाने अपना पुराने चैप्टर्स जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करते रहिए। क्योंकि क्या होता है, अपने सिलेबस कंप्लीट करने के प्रेशर से अपने पुराने चैप्टर्स जो अपने पढ़ चुके हैं उसको अपने रिवाइज नहीं करते, सो इट कम गोज आउट ऑफ आवर माइंड। तो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे रिवाइज करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलो सर एक बार अपने ट्राई करते हैं। मेरे पास जस्ट ये पेपर आया ही है, ठीक है, तो मेरे लिए भी पहली बार ही है, मैं पहली बार ये पेपर देख रहा हूँ। तो चलो आपके साथ साथ एक बार डिस्कस करते हुए चलते हैं, एक रफ डिस्कशन, ठीक है, डिटेल डिस्कशन अपने बाद में करेंगे, बट एक रफ डिस्कशन करते हुए चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस 3 घंटा का पेपर था, 100 मार्क्स अलाउ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आप सबको पता है कंपलसरी है, ओके, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये ओल्ड सिलेबस का पैटर्न है, ऑब्वियसली न्यू सिलेबस का कुछ डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आंसर एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेक्शन, ठीक है, आंसर एनी 4 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेक्शन, यानी कि यहाँ पर आपको 14 मार्क्स प्लस, यहाँ पे सेक्शन ए कितना है, 70 मार्क्स का जीएसटी है और 30 मार्क्स का कस्टम्स एफटीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी है 4, पहले आपका 14 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, इसमें से आपको 4 इंटू 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 56, 56 और 14 गिव्स यू 70, 70 मार्क्स का आपका ये रहेगा। 6 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव कस्टम्स एफटीपी में रहेगा, ठीक है, प्लस 24 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव कस्टम्स एफटीपी में रहेगा। 2 इंटू 12 मार्क्स ईच, यहाँ पे आपको आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चंस करना पड़ेगा। तो 24 प्लस 30 6 गिव्स यू 30, गिव्स यू 100 मार्क्स का आईडीटी का पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आइए एक बार डिस्कस करते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स का। सेक्शन नंबर ए, 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स है, 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क फॉर करेक्ट जस्टिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन दे दिया है 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। स्टार्ट करें, खुद से करें। एन एजेंट सप्लाइंग, सोचो पेपर आपका होता, एजेंट सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल where invoice is issued in the name of the principal is required to get compulsory registered under GST। ये पहला स्टेटमेंट है कि एजेंट जो प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है, वेयर इनवॉइस इज इशूड इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूं, आप बोल सकते हैं। करेक्ट, ये फॉल्स है, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। Persons who are required to deduct tax under section 51 of the CGST Act, whether or not separately registered under CGST Act, are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit। ये ट्रू है कि फॉल्स है। करेक्ट, ये ट्रू है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज यानी ओडार from a place outside India to a registered person in India is compulsory required to get registered under GST without any threshold limit। नहीं, ये फॉल्स है। यहां पर सप्लाई किसको किया जा रहा है? एग्जैक्टली exactly। तो इतना जल्दी आंसर मत दीजिए, सोच समझ के आंसर दीजिए, ये गलती आपने किया है। सोचो आपको 2 में से 0 मिलता। तो एवरी पर्सन सप्लाइंग ओडार सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो क्यों लेगा वो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स दे देगा आरसीएम में,
लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन, एग्जैक्टली सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहां पर अपने क्या बोलेंगे, द आंसर इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ध्यान से देखना, पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज other than the supply specified under subsection 5 of section 9 of the act through such e-commerce operator who is required to collect TCS, tax at source, under section 52 are compulsory required to get registered under GST without any threshold limit, without any threshold limit, without any threshold limit। तो बताओ उसका आंसर। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो, ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो, ट्रू है कि फॉल्स है। सर ये फॉल्स होगा क्योंकि सर्विसेज के केस में सर लिमिट थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख। यहां पर गुड्स भी तो कवर होगा, इसलिए फॉल्स है ये खाली क्या बात किया है, पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज का। यहां पे गुड्स भी तो होगा, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सप्लाईज अंडर 95 थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। पर यहां पे तो खाली सर्विसेज के बारे में बोला है, यहाँ पे तो गुड्स के बारे में बोला ही नहीं है। सर्विसेज के केस में तो हमने 20 लाख का लिमिट पड़ा है, करेक्ट। तो ये भी फॉल्स ही है। तो करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपने पढ़ा सेक्शन 24 और आप देखिए किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, 1, 3 एंड 4। पूरा सारे प्रोविजन चेक कर लिए, सारे प्रोविजन चेक कर लिए, पता है कि हाँ। चलिए नेक्स्ट, कन्नन ओन्स अ फेमस, कन्नन, एक मिनट, कन्नन ओन्स अ फेमस स्वीट शॉप, दिख रहा है ना, विजिबल है ना, कन्नन ओन्स अ फेमस स्वीट शॉप लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन मथुरा, आराम आराम से पढ़ना, यूपी। He received an order for 200 kg of sweets on 2nd May from घूम घूम ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ सा लग रहा है। He received an order for 200 kg of sweets, मुझे याद आ रहा है लगभग ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, घूम घूम याद है। कन्नन ओन्स अ फेमस स्वीट शॉप, अगर आप मेरा वो पेपर बुक देखे होंगे, मेरा स्ट्राइकर बुक, तो आपको ये सवाल मिल जाएगा वहां पे। Kannan owns a famous sweet shop located and registered under GST in Mathura. He received an order for 200 kg of sweets on 2nd May from Ghum Ghum Travels. यानी कन्नन एक स्वीट शॉप है, उसको 200 kg ऑफ स्वीट्स डिलीवर करना है, उसको ऑर्डर मिला कब, 2nd May को, लोकेटेड इन द सेम लोकेलिटी ऑफ मथुरा, घूम घूम ट्रेवल्स भी मथुरा में ही है, एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख। Complete order of sweets was delivered to Ghum Ghum Travels Private Limited on 5th of May but without invoice. बिना इनवॉइस के स्वीट डिलीवर कर दिया गया घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड को, ट्रैवल्स लिमिटेड को, एज द अकाउंटेंट वाज ऑन लीव ऑन दैट डे। अकाउंटेंट लीव में था इसलिए बिना इनवॉइस ही उसको डिलीवर किया। हाउएवर द इनवॉइस वाज रेज्ड फॉर द सेम ऑन 6th of May। इनवॉइस कब रेज किया गया, 6th May को रेज किया गया, when the accountant joined the office and the payment was made in full on 7th of May। तो बताओ गाइस, आपके हिसाब से इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आंसर करेक्ट देना है, ये मुझे पता होना चाहिए।
6th May will be the answer. हम्म 6th May, sir, invoice date. ध्यान से सोचो बेटा। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 है सबसे पहले, टाइम ऑफ Yes, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। वहां पे अपने क्या करते थे, ड्यू डेट ऑफ invoice date. इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, द डेट ऑन विच द गुड्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फैक्ट्री। बताओ ये स्वीट जो है ये डिलीवर कब हो गया, तो 5 मई को इनवॉइस का ड्यू डेट हो चुका है। अकाउंटेंट लीव में तो मैं क्या करूं, 5 मई और 6 मई विच एवर इज अर्लियर, 5 मई। तो दिस इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको पढ़ाया नहीं गया अभी तक, बट ठीक है एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ये भी मुझे याद आ रहा है जहां तक हो, सीए फाइनल का ही क्वेश्चन है। सुकन्या अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। नो दीपक, सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट कभी चेक मत करना। खाली दो चीज चेक करना है, खाली दो चीज चेक करना है, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बस और कुछ चेक नहीं करना है इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। सुकन Date of payment करेक्ट, डेट ऑफ पेमेंट अभी as per एग्जेम्प्ट है, delegation number 66 65/2017. 2017 करेक्ट। Sukanya supplier registered under GST failed to pay the GST amounting to 5,000 for the month of January. सुकन्या एक सप्लायर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, फेल टू पे द जीएसटी अमाउंटिंग टू 5,000 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। 5,000 का जीएसटी पे नहीं कर पाया वो। द प्रॉपर ऑफिसर इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन सुकन्या फॉर फेलियर टू पे द टैक्स। प्रॉपर ऑफिसर इसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर पाया। सुकन्या बिलीव्स दैट इट इज अ माइनर ब्रीच। सुकन्या बोला कि यार ये तो माइनर ब्रीच है, 5,000 ही है, छोटा सा अमाउंट है। एंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ 126 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, यानी पेनल्टीज वाला चैप्टर है, नो पेनल्टीज इम्पोजेबल फॉर द माइनर ब्रीचेस ऑफ द टैक्स रेगुलेशंस। गाइस आपको पढ़ाया जाएगा सेक्शन 126 में, हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पे गवर्नमेंट ने ना एक माइनर ब्रीच बोल के वर्ड यूज किया कि अगर आपका माइनर ब्रीच है ऑफ टैक्स रेगुलेशंस तो आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो ये माइनर ब्रीच मतलब क्या, इसको क्वांटिफाई किया गया है टैक्स के इन्वॉल्व में लेस देन 5,000। अगर आपका टैक्स अमाउंट इज लेस देन 5,000 तो यहाँ पे आपका माइनर ब्रीच माना जाएगा, और माइनर ब्रीच के केस में आपका पेनल्टी नहीं लगेगा। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मुझे बताओ यहाँ पे जो फेलियर हुआ वो कितने का हुआ, 5,000। 5,000. तो मुझे बताओ क्या ये माइनर ब्रीच है, द आंसर इज नो। माइनर ब्रीच होता अगर ये 5,000 से Less कम होता, एग्जैक्टली exactly, 4,999. 99 तक होता तो ये आपका ले, तो पेनल्टी तो इसमें लगेगा सर। तो यहाँ पे रीजन क्या है, देखो, पेनल्टी इज लेवेबल ऑन सुकन्या सिंस द ब्रीच इज कंसिडर्ड माइनर ब्रीच ओनली इफ द टैक्स अमाउंट इज लेस देन 5,000। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो करेक्ट आंसर है ही नहीं। पेनल्टी इज नॉट लेवल सिंस द ब्रीच इज कंसिडर्ड माइनर इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज अप टू 5,000। डिड यू अंडरस्टैंड? अभी देखो इतना छोटा सा कंफ्यूजन है, काफी बच्चों को भी लगेगा 5,000 है तो ठीक है, चल ठीक है, तो सी करके आ जाएंगे वो। क्लियर है क्या? क्लियर है। सेक्शन नंबर 126 आपको पढ़ाया जाएगा पेनल्टी वाले चैप्टर में, ठीक है। सेक्शन 126 आपको पढ़ाया जाएगा पेनल्टी वाले चैप्टर में। वहां पे माइनर ब्रीचेस में इन्होंने मेंशन करके रखा है कि अगर आपका माइनर ब्रीच जो है विच इज एक्चुअली जो है 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो वहां पर हम आपका माइनर ब्रीच तब मानेंगे अगर वो 5,000 से कम है। यानी माइनर ब्रीच का डेफिनेशन है, द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन 5,000, दैट्स द डेफिनेशन, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल अंडर द जीएसटी लॉ। इनमें से कौन से सिचुएशंस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने को मिल जाएगा, बताइए। ए बी सी डी, इसमें से कोई एक पोर्शन आपको बताना पड़ेगा, ए बी सी डी।
P will be the right maintenance and repair expenses approved by auditor. कार परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं मिलेगा, Aircraft एयरक्राफ्ट परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर सर्विसेज अवेल्ड बाय अ कंपनी फॉर अ ट्रक, ट्रक का क्रेडिट तो मिलता है, तो ट्रक का अगर क्रेडिट मिलता है तो उसका रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज का भी क्रेडिट मिल जाएगा, ऑप्शन सी। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज बाय एम्प्लॉय ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर कार का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसका रिपेयर का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वेरी गुड आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अंडर जीएसटी लॉ द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, कुछ याद आ रहा है? द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ taxes on account of reason other than fraud, willful misstatement और subtraction of facts। देखो आप सेक्शन नंबर ही बोल दिए मुंह से, ये है सेक्शन 73, सब सेक्शन बोलेंगे तो और मजा आ जाएगा। 73 सब सेक्शन 2 2 2 2 2 73 सब सेक्शन 2 में टाइम लिमिट दिया है, देखो बताओ। करेक्ट, 3 साल से 3 महीना के एक्सपायरी के पहले। तो देखो आपको फॉरवर्ड भी समझाया हुआ था, रिवर्स भी समझाया हुआ था। कोई बच्चा खाली रिवर्स करके जाएगा तो ये तो सोच ही नहीं पाएगा कि फॉरवर्ड के केस में क्या होगा। तो इट इज बेसिकली 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड रिलेट्स टू। लेकिन यही अगर अदर देन नहीं होता, फ्रॉड, विलफुल मिस्टेक, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होता, तो 4 years 6 months हो जाता। करेक्ट सर, ये तो हद ही कर दिया, एकदम इजी है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का टाइम लिमिट क्या है भाई? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया नॉन फाइलर्स, एग्जैक्टली 5 years। 5 years कब से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स पेड नॉट रिलेट्स टू। आपको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हद ही कर दिया सर। ड्यूरिंग एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस, याद है? इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट। ड्यूरिंग एक्सेस टू, थोड़ा दिमाग भी लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 71 of CGST Act, which of the following records can be inspected by the officer? ऑफिसर इनमें से कौन सा ऑफिसर इसमें से कौन सा रिकॉर्ड इंस्पेक्ट कर सकता है? ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड वेरेवर रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। पढ़ाया गया था आपको। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन, 1 and 2, 1 2 and 4, 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। ध्यान से सोचो, इनमें से कौन सा रिकॉर्ड्स है जो ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकता है? ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। सी द ऑप्शन केयरफुली। इजी है गाइज, कम ऑन। ऑफिसर के पास कौन कौन सा इंस्पेक्शन का पावर होगा? करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीज वो इंस्पेक्ट कर सकता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वो इंस्पेक्ट कर सकता है। लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये पेपर में, ठीक है। कैसा लगा 14 नंबर? सब पढ़ा हुआ है, कुछ भी ट्रिकी नहीं था इसमें, मैं सच में बता रहा हूँ। ये 7 क्वेश्चंस एकदम इजी था। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A में 4 and 4 दो पार्ट है एंड 2B में 6 ना, तो ये कितना 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। PNR and company started a partnership firm in of a chartered accountants in Lucknow on 1st April 2022। PNR and company है वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहा है CA का लखनऊ में on 1st April 2022। The firm specializes in providing audit services to banks in Lucknow। फर्म ऑडिट सर्विसेज देता है बैंक को लखनऊ में। इट प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर, याद रखिएगा इसमें कीवर्ड है स्टार्टेड, ठीक है। फर्म का ये फर्स्ट ईयर है, करेक्ट।
इट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स टर्नओवर। अप्रैल टू जून 22 क्वार्टर में इसका टर्नओवर था 12 लाख। जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में इसका टर्नओवर था 33 लाख। टोटल मिला के इसका टर्नओवर कितना हो गया फर्स्ट 6 मंथ्स में 45 लाख। इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs ऑन 1 अगस्त। ध्यान दे, अप्रैल से सितंबर में इसका टर्नओवर था 45 लाख और वो 1 अगस्त को इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ 20 लाख। पीएनआर एंड कंपनी विशेस टू ऑप्ट टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 10(2)(a, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन है। पीएनआर वांट्स टू पे टैक्स अंडर 10(2)(a, एग्जामिन वेदर द फर्म इज एलिजिबल फॉर द स्कीम। आपको बताना है कि बताओ क्या ये फर्म इस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है। इफ यस, डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय इट इन द Q1 एंड Q2। आपको बताना है कि इसमें कितना टैक्स वो देगा Q1 में और कितना टैक्स वो देगा Q2 में। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था। 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहला बताओ वेदर ही इज एलिजिबल फॉर द स्कीम। Yes, because his exactly because this is the first year of the partnership firm. Okay, he is eligible to opt to pay tax under 10(2)(a) as he is exclusively providing services, as he is exclusively provided services other than restaurant services, and his aggregate turnover is not exceeding 50 lakhs. His aggregate turnover is not exceeding 50 lakhs. He is eligible to pay tax under 10(2)(a. आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। At the rate of 6% on his aggregate turnover up to first 50 lakhs, ठीक है। फर्स्ट 50 lakhs के ऊपर वो टैक्स देगा। अच्छा, अब टैक्स आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपको याद होगा सेक्शन 10(2) में जब भी अपने टैक्स कैलकुलेट करते थे, याद करो, ठीक है। जब भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो फर्स्ट आपका दो चीज होता है बेटा, एक एग्रीगेट टर्नओवर और एक टर्नओवर इन स्टेट, पता है ना आपको। You always calculate tax on turnover in state. आपका एग्रीगेट टर्नओवर नो डाउट 45 लाख है, बट हमें क्या निकालना है, हमें टर्नओवर इन स्टेट निकालना है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी किस पे कैलकुलेट होगा, टर्नओवर इन स्टेट पर। अब मुझे बताओ फर्स्ट 20 lakhs जब 1 अगस्त तक उसका फर्स्ट मतलब 31 जुलाई तक हिज टर्नओवर वाज 20 लाख। He was liable to take registration only on 1st August. So for the period when he was not, that is from the turnover from 1st April to the date on which he becomes liable to registration, this period ka turnover, will it be included in turnover in state? No sir, ये अपने क्लियरली पढ़ चुके थे, याद है एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 10 ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो वहां पर अपने क्लियरली पढ़ चुके थे दैट turnover from 1st April to the date on which the person becomes liable to registration will not be included in your turnover in state। यानी कि 20 लाख जो है ना, ये आपके turnover in state का पार्ट नहीं बनेगा, इस पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। यानी 45 में से आप 20 लाख हटा दो, बैलेंस आपका क्या बचा, 25 लाख। इसी पे आपको 3% CGST और 3% SGST पे करना पड़ेगा। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पेबल बाय इट इन Q1 अप्रैल टू जून। तो गाइस अप्रैल टू जून क्वार्टर में वो कितना टैक्स देगा पता है, वो टैक्स 0 देगा, बिकॉज एग्जैक्टली at that in the first quarter the turnover did not cross the threshold limit of 20 lakhs, but yes in the second quarter the turnover crossed the threshold limit of 20 lakhs and hence second quarter में 45 lakhs minus 20 lakhs के ऊपर वो 6% टैक्स दे देगा। दिस विल बी योर आंसर। तो कितना हुआ, 25 लाख का 3% CGST 3% SGST, 25 लाख का 3% CGST 3% SGST, 75,000 each in the second quarter. In first quarter no tax is liable to be paid. अब ये चीज आपको प्रॉपरली नोट देना पड़ेगा that supplies from 1st April to the date on which the person becomes liable for registration will not be included in turnover in state, and hence tax will not be payable on the turnover in state, that is up to the date, till the date when he became liable for registration, tax will not be payable in that turnover. कोई डाउट, 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है।
अब नेक्स्ट, ये तो कुछ नहीं है सर। डिस्कस द लेवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग, भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहाँ पे आपको खाली चार्जिंग सेक्शन लिखना था, लेवी एंड कलेक्शन के बारे में समझाना था। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग टैक्सेस के बारे में बताना पड़ेगा कि अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा बताओ। अल्कोहलिक लिकर पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है प्लस स्टेट वैट लगता है। इट इज़ नॉट लेविएबल अंडर जीएसटी, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, इट इज़ परमानेंटली आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी एज पर सेक्शन 9। जीएसटी इज नॉट, सीजीएसटी इज नॉट लेविड, CGST is levied on goods and services except alcoholic liquor for human consumption, so it is totally outside the scope of GST। ठीक है। सिमिलरली ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स पर भी आपको सेम तरीके से जवाब देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? दीज आर द फॉर्म पार्ट ऑफ टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन टैक्सेस नॉट सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। क्लियर है? तो ये 4 मार्क्स का स्ट्रेट अवे स्टैंड अलोन क्वेश्चन आया था। ये तो गाइज आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई में इस तरह के क्वेश्चंस कराए। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई से ये पूछ लिया गया था। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी है और इसमें एग्जामिशन का भी पार्ट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन है। आइए एक बार अपने स्टार्ट करते हैं। हो सकता है अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली कर लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम सीए फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ है, बट नॉट ओनली इन सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गीत प्राइवेट लिमिटेड, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। गीत प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय श्रेया घोषाल। गीत प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय श्रेया घोषाल, अ फेमस क्लासिकल सिंगर। क्लासिकल सिंगर यानी वो एक आर्टिस्ट है। ठीक है, मुझे याद आता है ये सेम क्वेश्चन मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेम क्वेश्चन मैं दिसंबर 22 का टर्म में भी देखा था और मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन करवाया था। गीता प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय श्रेया घोषाल, अ फेमस क्लासिकल सिंगर, यानी वो एक आर्टिस्ट है। ठीक है, गीता प्राइवेट लिमिटेड एक आर्टिस्ट का कंपनी है। दे विशेस टू ऑर्गेनाइज अ श्रेया म्यूजिक कॉन्सर्ट। ठीक है, उनको एक ऑर्गेनाइज करना है अ श्रेया म्यूजिक कॉन्सर्ट इन चेन्नई तमिलनाडु। तो दे आर बेसिकली द पर्सन हु वांट्स टू ऑर्गेनाइज। नाउ गीत प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। ध्यान से सुनना, क्या बोला सर, क्या बोला सर? गीत प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जो है ना, श्रेया घोषाल जो है वो ओन करता है गीत प्राइवेट लिमिटेड, ओन करती है गीत प्राइवेट लिमिटेड। विशेष टू ऑर्गेनाइज अ श्रेया म्यूजिक कॉन्सर्ट चेन्नई में, वो चेन्नई में करवाना चाहती है एक कॉन्सर्ट। प्रैक्टिकली सोचो, वो चेन्नई में कराना चाहती है एक कॉन्सर्ट, वो खुद जो है वो क्लासिकल सिंगर है। अब जो गीत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना उसका, वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, बहरमपुर में। इट एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जॉय प्राइवेट लिमिटेड। वो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करता है कि मेरे को चेन्नई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, श्रेया घोषाल जी जो है वो अपना कॉन्सर्ट करना चाहती है, तो हम तो जीएसटी में बंगाल में रजिस्टर्ड है, श्रेया घोषाल का जो कंपनी है वो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, कॉन्सर्ट कराना चाहता है चेन्नई में, और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ का है, वो है मुंबई महाराष्ट्र। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट एट अ एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बोला ठीक है हम कर देंगे, 15 लाख रुपया कंसिडरेशन चार्ज करेंगे। वो किधर रजिस्टर्ड है? मुंबई में। तो पहला सर्विस क्या हुआ? पहला सर्विस हुआ कि दिस जॉय is providing services. This Joy is basically event management services provider. They are basically providing services to Geet, right? Joy is basically providing services to Geet. ठीक है, ये हो गया आपका इवेंट ऑर्गेनाइजिंग। ये सर्विस कौन सा हुआ? इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट अपने आते हैं, नेक्स्ट अपने आते हैं गाइज एग्जैक्टली मुझे याद आ गया, ये पूरा का पूरा दिसंबर 22 का ही पेपर का रिपीटेड है। ठीक है, आप मेरा दिसंबर 22 का याद है, मैंने क्लास में कराया था, याद है दिसंबर 22 का पेपर भी मैंने क्लास में कराया था। उस समय कुछ दूसरा होटल था, उस समय कुछ दूसरा होटल था और वो होटल का नाम कुछ अलग था। यहाँ पे होटल लीला पैलेस है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, जॉय क्या करेगा, ऑब्वियसली जॉय को अगर कॉन्सर्ट कराना है तो जॉय को एक एरिया लेना पड़ेगा, प्लेस बुक करना पड़ेगा। तो जॉय बुक्स द लॉन ऑफ होटल लीला पैलेस चेन्नई फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। तो मेरे को बताओ इस सर्विस में कौन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे जो होटल है, होटल इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू जॉय। इसको अपने क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन सर्विसेज। ठीक है, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजिंग
इवेंट बेस्ड सर्विसेज, क्या हो गया? इवेंट बेस्ड सर्विसेज। अकोमोडेशन सर्विसेज हो गया, लोकेशन सर्विसेज हो गया। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली जब कॉन्सर्ट होगा तो कॉन्सर्ट का एंट्री फी कौन लेगा? गीत प्राइवेट लिमिटेड लेगा। गीत प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फी टू द म्यूजिक कॉन्सर्ट एट ₹8,000। तो यहां पर कौन किसको सर्विस दे रहा है? यहाँ पे गीत जो सर्विसेज दे रहा है वो कस्टमर को सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है? कस्टमर्स को। 1000 tickets फॉर स्ट्रिया म्यूजिक कॉन्सर्ट आर सोल्ड, यानी 8,000 into 1000 विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब पूछा क्या है, देखो आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछा बेटा, आपसे पूछा है ये यू हैव टू डिटरमाइन द ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई या सप्लाईज इन्वॉल्व इन द गिवन सिचुएशन। ये भी सेम क्वेश्चन था। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द प्राइस पर टिकट इज फिक्स्ड एट ₹500? ये बाद में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ टैक्सेस कितना था? 9% ईच। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। मुझे एक एक करके बताएंगे आप। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आते हैं। जॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गीत, व्हाट इज द कंसिडरेशन? 15 लाख। ठीक है, अच्छा जॉय का आप बताओ लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर है? जॉय महाराष्ट्र। अच्छा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द सर्विसेज व्हाट? इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज। तो यहां पर सेक्शन नंबर 12 लग जाएगा, सब लिखना पड़ेगा आपको। एज पर सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, the service is basically location of immovable, sorry, location of recipient if the recipient is registered। तो यहाँ पे गीत जो है वो तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। करेक्ट, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। तो 15 लाख का 18%, 15 लाख का 18% will be your IGST, that is 2,70,000, 2,70,000। सेकेंड सर्विस क्या है? होटल लीला पैलेस जो है वो सर्विस दे रहा है किसको? जॉय को। तो यहाँ पे होटल लीला पैलेस कहाँ का है? होटल लीला पैलेस चेन्नई का है। ओके, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेन्नई होगा क्योंकि इम्बल प्रॉपर्टी सर्विस है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 5 लाख जो है, ठीक है 5 लाख है ना, हाँ 5 लाख के ऊपर 9% ईच, 5 लाख के ऊपर 9% ईच, यानी सीजीएसटी 45,000 और एसजीएसटी 45,000। नेक्स्ट, गीत प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फी टू द म्यूजिक कॉन्सर्ट। एडमिशन फीस में अपने पढ़े थे लोकेशन ऑफ द इवेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे गीत जो है, गीत आपका महाराष्ट्र में है, सॉरी गीत किधर है? बंगाल में है, और इवेंट किधर हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। तो 8,000 पर टिकट है, तो इंटू 1000 हो गया, इसका कितना? 18%, 80 लाख रुपीस। करेक्ट, कितना हो गया? 80 लाख रुपीस। तो दिस इज कमिंग टू आईजीएसटी 14,40,000। तो टोटल आईजीएसटी कितना हो गया? 14,40,000 प्लस 270। टोटल आईजीएसटी लाइबिलिटी इज 17,10,000। सीजीएसटी लाइबिलिटी इज 45,000। एसजीएसटी लाइबिलिटी इज ऑल्सो 45,000। ये आंसर है आपका। बट एक क्वेश्चन और पूछा है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द प्राइस पर टिकट इज फिक्स्ड एट ₹500? करेक्ट। अगर आपका टिकट का प्राइस 500 से ज्यादा नहीं है तो इन दैट सिचुएशन आपका ये जो सर्विस है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो ये थर्ड वाला जो सर्विस है ना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 0। तो खाली आपका आंसर क्या होगा? आईजीएसटी 2,70,000, सीजीएसटी 45,000 ईच। समझ में आया मेरे दोस्त? आपको समझ में आ रहा है क्लासेस का इंपॉर्टेंस? अगर आप ठीक तरीके से क्लासेस किए हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स इन आईडीटी पेपर। अभी तक कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बाउंसर गया है? सब पढ़ाया हुआ है मेरा। कॉम्पोजिशन स्कीम भी पढ़ाया हुआ था, अल्कोहलिक लिकर भी पढ़ाया हुआ था, प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिट्टो कॉपी पेस्ट आ गया।
क्वेश्चन 3 वाज अ डिजास्टर। अगेन ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए। आउट ऑफ सिलेबस मतलब डिलीट। याद होगा आपको, अगेन दिसंबर 22 में एक एमसीक्यू आया था जो मैंने बोला था कि ये सेक्शन 42 43 से पूछा गया है। इस बार तो 6 नंबर का पूछ लिया इन्होंने। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता इंस्टीट्यूट क्या सोच के पेपर बनाता है। जीएसटीआर 2 को एग्जैक्टली जीएसटीआर 2 का क्वेश्चन है जबकि वो डिलीट हो चुका है। सब चीज पुराना पुराना पूछ लिया इन्होंने आपसे। बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो सर इसका इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा अगर बेटा कुछ नहीं पता मेरे को। मैं सही बताऊं तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स देगा, क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स देगा। मिलना भी चाहिए आपको ग्रेस मार्क्स। अब 2A के साथ 2B जो दिया, अगर मैं होता ना तो मैं क्वेश्चन 2 छोड़ के आता। मैं करता ही नहीं 2। अब वो अलग ऑप्शन है यार, वो अलग ऑप्शन है कि मान लो 2B अच्छे से आता है और बाद बाकी कुछ आता ही नहीं है तब अलग बात है। तब अलग बात है। लेकिन अगर आप सोचो दिमाग से, अगर मेरे को बाद बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आता है तो मैं डेफिनेटली 2 में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये। वाई आर दे आस्किंग दोस क्वेश्चंस जो कि अब लॉ में ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा मैं इसमें कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और मैं बोल भी नहीं सकता कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अब नहीं पढ़ा इसलिए नहीं पढ़ा कि लॉ में नहीं है। मैं कैसे आपको जो पढ़ा सकता हूँ जो लॉ में ही नहीं। हाँ। क्योंकि सर समझना चाहिए कि न्यू प्रोविजन के थ्रू अगर हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसके बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन भी तो वैसा होना चाहिए ना। मैं न्यू प्रोविजन के हिसाब से क्वेश्चन भी नहीं बना सकता इसमें। एनीवेज जो हो गया छोड़ो। 2A को अपने इग्नोर करेंगे, ठीक है। 2B में आओ। लेट्स थिंक पॉजिटिव, सोचो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 2B, अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, ये अच्छा सवाल था। 6 और 8, एक बार के लिए सोचो। चलो 6 में 1 2 नंबर आ गया, इसमें 8 में 8 भी आ गया तो तुम्हारा काम हो गया ना बाबा। ठीक है। चलो क्वेश्चन भी अच्छा था, इजी था। अल्फा प्राइवेट लिमिटेड, sorry, a registered supplier of goods at Tamil Nadu who pays GST under regular scheme has made the following transactions during a tax period. ठीक है। परचेज मेड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड, अच्छा सप्लायर किधर का है, तमिलनाडु का है। मतलब लॉस है तमिलनाडु, याद रखिएगा। ओके। अल्टीमेटली आपको ये परचेज का डिटेल दिया है, सेल का डिटेल दिया है, कंडीशंस कंप्लाई हो चुका है। फॉलोइंग फॉर द इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंसेस का आपको डिटेल दिया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। ध्यान से देखो, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का आपका इसका ओपनिंग बैलेंसेस है, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, मतलब आपका ये मनी डिपॉजिटेड है। कंप्यूट द नेट जीएसटी SGST payable from the cash ledger by Alpha for the tax period and also ITC to be carry forward to the next period. ठीक है सर, ये तो आपको पता ही है। इंटरेस्ट का जो लाइबिलिटी है, या मीन इंटरेस्ट का जो आपने पेमेंट किया है, ये आप इसको अपना कैश लेजर के थ्रू पे ऑफ कर देंगे। ठीक है। Alpha Private Limited, a registered supplier of goods at Tamil Nadu who pays GST and regulars made the following transaction during a tax period. Purchases made from registered person in Mumbai. ठीक है। तो ये इंटर हो गया। ये क्या हो गया, इंटर हो गया। तो यहाँ पे मेरे को इनपुट क्या मिल जाएगा, आईजीएसटी का इनपुट क्या मिल जाएगा। तो टैक्स रेट तो सब पे अपने क्या मान के चले हैं, 18% मान लो। कुछ नहीं दिया हुआ तो एक बार 18% मान लो। क्लियर है क्या। तो 4 लाख का 18%, 72,000। परचेज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इन तमिलनाडु, यहां पे क्या हो जाएगा, C+S। तो 3 लाख 50 का 9%, 31,500 प्लस 31,500, C+S। अच्छा, सेल्स मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन मुंबई, एंटर हो गया। तो यहाँ पे आईजीएसटी का लाइबिलिटी आ जाएगा 11 लाख इंटू 18%, 1,98,000। सेल मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन तमिलनाडु कितना आ जाएगा, 8 लाख का 9%। तो सीजीएसटी कितना,
72,000, SGST कितना, 72,000। आउटपुट टैक्स आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया। कंपनी ने सारा कंडीशंस फुलफिल किया, आपको फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस दिया है फॉर द टैक्स पीरियड प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, CGST, SGST, IGST। ठीक है। अब गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है, अब यहां पर बोला नहीं है कि ये जो आपका डिटेल है ये क्या चीज का डिटेल दिया इन्होंने, ये आईटीसी क्रेडिट लेजर का डिटेल दिया है कि ये कैश लेजर का डिटेल दिया, ये चीज इनको क्लियर करना चाहिए था। अगर एक बार के लिए समझो, क्योंकि इंटरेस्ट पेनल्टी अगर अगर आपका कोई लेजर में रिकॉर्डेड है, इसका मतलब ये आपका, ये तो कैश लेजर होगा कि इंटरेस्ट पेनल्टी का जो पे आउट है वो आपका कैश लेजर से होगा, आपका इतना हो सकता है मनी डिपॉजिटेड होगा इन योर कैश लेजर। बट ये जो टैक्सेस है ये हो सकता है कि आपका आईटीसी लेजर से भी आ सकता है, हो सकता है कैश लेजर में से भी आ सकता है, हो सकता है कि आपका ये जो सीजीएसटी का है ये कैश डिपॉजिटेड है, एसजीएसटी का कैश डिपॉजिटेड है, 1,40,000 का कैश डिपॉजिटेड है। आपसे पूछा है नेट जीएसटी पेबल फ्रॉम कैश लेजर फॉर द टैक्स पीरियड एज ऑल्सो आईटीसी टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। मतलब अगर कोई पेबल है कैश लेजर से तो बताओ, नहीं तो अगर आईटीसी तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड है तो वो भी बताओ। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो हम लोग यहाँ पे एक नोट दे सकते हैं, मतलब अगर मैं होता तो मैं यही दे के आता कि इंटरेस्ट और पेनल्टी को तो आप इग्नोर कर दो, इंटरेस्ट और पेनल्टी को इग्नोर कर दो, लेकिन यहाँ पे भी और एक पॉइंट अगर आपको याद होगा, वी कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट अमाउंट टू टैक्सेस अमाउंट इफ यू रिमेंबर यूजिंग पीएमटी 09। हम अपना बैलेंसेस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेनल्टी से हम टैक्सेस में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये अपने कैश लेजर में पड़े थे, लेकिन अगर हम लोग एक क्रेडिट लेजर मांग रहे तो बात अलग है। अगर हम लोग ये मान रहे कि नहीं ये तो क्रेडिट लेजर है और क्रेडिट लेजर का ही टैक्सेस यूज कर सकते हैं, बाद बाकी चीज आप यूज नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। बताइए आपको क्या लग रहा है, अगर आप ये पेपर दे रहे होते तो आप क्या करते, बताइए तीनों। मतलब आप इसको आईटीसी नहीं मानते क्या, 60/20/140? हाँ, तो आप इसको क्या मानते, कैश लेजर? अच्छा, फिर आपको ये दिया नेट जीएसटी आईजीएसटी पेबल फ्रॉम कैश लेजर, फिर आपको ये भी निकालना होता है कैश लेजर, आप इसको ये मानते हैं? बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं क्लियर नहीं है कि ये तुम्हारा जो डिटेल है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, ये कैश लेजर दिया है कि क्रेडिट लेजर दिया है, कुछ भी नहीं बताया। ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल फॉर द टैक्स पेयर्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, बस यही दिया कि आप टैक्सेस को आईटीसी मान सकते हैं, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आप टैक्सेस को आईटीसी मानो, ठीक है, और या तो अब अगर आप इसको कैश लेजर भी मानते हो तो आपको जो भी आप पेमेंट करोगे, आप 60 को 20 को 140 को पेमेंट करोगे, आप फिर वहां पे फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि इन दिस सिचुएशन फिर आपका जो आईजीएसटी का इनपुट एंड ऑल है। अब चलो बेसिक लेवल तक क्वेश्चन करते हैं, एक बार बेसिक लेवल तक क्वेश्चन करते हैं, फिर लेट्स सी क्या होता है। आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी का आउटपुट क्या आ रहा है बताओ, आईजीएसटी का आउटपुट आ रहा है 198, और सीजीएसटी एसजीएसटी का आउटपुट क्या आ रहा है 72 करेक्ट, हाँ ना। अब इनपुट आईजीएसटी ध्यान से देखना, आपके पास इनपुट आईजीएसटी कितना पड़ा है 72,000, करंट मंथ का 31,500, 31,500, ठीक है। और यहां पे आप देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है टैक्सेस का, ओपनिंग बैलेंसेस है टैक्सेस का। तो आप अगर सोचो इसको आप यूज कर भी लिए, ये तीनों चीज आप यूज कर लिए, तो बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब के साथ यूज करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑर्डर एंड ऑल काम नहीं आएगा। कैश लेजर में कोई ऑर्डर नहीं है जिसका टैक्स जिसका आप पेमेंट कर देंगे। तो मेरे हिसाब से मैं अगर होता तो मैं इसको आईटीसी मानता कि आप
इस टैक्सेस का क्रेडिट ले सकते हो और आपका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा, अब आप आईटीसी लेजर बनाओगे, आईटीसी लेजर में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो आईजीएसटी कितना है, 140, 60 और 20, 140, 60 और 20। और फिर आपका जो इनपुट है करेंट मंथ का वो कितना है, 72, 31,500, 31,500, 72, 31,500, 31,500। तो 140 प्लस 72,000 गिव्स यू 2,12,000, 91,500 और 51,500, करेक्ट। अब आप देखो आपका जो इनपुट है वो 2,12,000 है, आपका इनपुट क्या है, 2,12,000। तो अब 198 पूरा यूज कर लिए, तो अब बचा आपका कितना, 14,000। अब देखो यहाँ पे सीजीएसटी से ज्यादा आपको एसजीएसटी में मदद ज्यादा चाहिए, क्योंकि एसजीएसटी का इनपुट कम है, सीजीएसटी का इनपुट एडिक्वेट है। तो अब क्या करोगे, बैलेंस इंटायर इनपुट आप एसजीएसटी में यूज कर लोगे। समझ में आया क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग सीजीएसटी का क्रेडिट आपके पास एडिक्वेट है। तो आपका इनपुट आई खत्म हो गया, आईजीएसटी 0, सीजीएसटी का बैलेंस पे करना है 72 और एसजीएसटी कितना पे करना है, 58, करेक्ट। अब आपके पास बचा है सीजीएसटी 91,500 और एसजीएसटी 51,500। तो 51,500 और 58,000 के बीच में 6,500 का आप एसजीएसटी पेबल है, और सीजीएसटी आपका कैरी फॉरवर्ड कितना है, सीजीएसटी का क्रेडिट आपका कैरी फॉरवर्ड है 19,500। ये आपका आंसर है। फिर आप नोट दे दोगे कि द अमाउंट शोन इन द लेजर representing in interest and penalty cannot be utilized for the purpose of payment of ITC, I mean for the purpose of payment of output taxes, and this can only be paid through cash ledger। ये आप खाली कैश लेजर के थ्रू ही पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये सेंसिबल बना क्वेश्चन, ओके। Yes, sir. 4A बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का सवाल था ये। आइए देखते हैं एक बार। सर्वेश एंड कंपनी मैन्युफैक्चर्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एट इट्स यूनिट सिचुएटेड एंड रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वेश का एक यूनिट है जो वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि इसका मार्केट वैल्यू मिलना बहुत मुश्किल है। सिमिलर प्रोडक्ट, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2,000 प्रोडक्ट फॉर सर्वेश एंड कंपनी इज 40 लाख। सर्वेश जो बनाता है प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,000 यूनिट्स की है 40 लाख रुपीस। दीज प्रोडक्ट्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर से, लेकिन बेचने के पहले उसको फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। एंड फॉर दिस पर्पस प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिट टू अनदर यूनिट सिचुएटेड एंड रजिस्टर्ड इन मेघालय। अब ये क्या करता है, मेघालय यूनिट में अपना यूनिट ट्रांसफर करता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग हिमाचल प्रदेश से मेघालय यूनिट। कुछ याद आया, डिस्टिंक्ट पर्सन, One branch to another. वन ब्रांच टू अनदर। अच्छा, कुछ याद आया, रूल 28। जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन होता है अदर देन थ्रू एजेंट, तो वहां पे रूल 28 एप्लीकेबल होता है। The value declared on the invoice for such transfer is the cost of the production of the products. Very important. हिमाचल प्रदेश से वो जब गुड्स मूव हुआ तो वो एक इनवॉइस के अंडर मूव हुआ, और उस इनवॉइस में जो वैल्यू डिक्लेयर हुआ था वो था 40 लाख रुपीस। 40 लाख रुपीस में ही वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर।
अब मेघालय यूनिट क्या कर रहा है? अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स, मेघालय यूनिट में कंपनी क्या है, सर्वेश एंड कंपनी अपना प्रोडक्ट्स प्रोसेस करवाता है. इट एंगेजेस इन प्रोसेसिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो. ऑब्वियसली वो खाली क्यों बैठेगा, वो खाली अपना ही यूनिट का प्रोसेसिंग थोड़ी ना करेगा. जब वो प्रोसेसिंग यूनिट बना रहा है वो किसी दूसरे पर्सन का भी मटेरियल प्रोसेस कर सकता है. यानी जो हिमाचल प्रदेश यूनिट से आ रहा है वो किसी दूसरे पर्सन के यूनिट से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो मेघालय यूनिट है, दिस इज एंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफ अदर पर्सन हु सप्लाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी. मतलब जो मेघालय यूनिट को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिट, द सेम क्वालिटी ऑफ यूनिट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अदर यूनिट. Thereafter the Meghalaya unit sells these processed products to the wholesalers. अब क्या होता है, हिमाचल प्रदेश से जैसे उसको मिलता है, मेघालय यूनिट को मिलता है, मेघालय यूनिट उसको क्या करता है, फर्दर सेल कर देता है प्रोसेस करके. There are no factories in the neighboring area which are engaged in the same business as that of the Meghalaya unit. मतलब इसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है. समझे, इसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस एरिया में खाली मेघालय यूनिट ही है जो ये प्रोसेस प्रोडक्ट्स होलसेलर को बेचता है. अब ध्यान से देखना, 2000 unit of the products of the same kind and quality are supplied by Meghalaya unit at the time when the goods are sent by Himachal Pradesh unit. क्या बोला है, जब हिमाचल प्रदेश यूनिट मेघालय यूनिट को सप्लाई कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है, 2000 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम काइंड एंड क्वालिटी आर सप्लाइड टू मेघालय यूनिट एट द टाइम व्हेन द गुड्स आर सेंड बाय हिमाचल प्रदेश यूनिट बाय अनदर मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन मेघालय. क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं इससे? सेम टाइम में कोई और यूनिट भी मेघालय यूनिट को ट्रांसफर कर रहा है 2000. 2000 unit of the same kind and quality are supplied to मेघालय यूनिट. मेघालय यूनिट को सप्लाई किया जा रहा है, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर भी इसको बेटा सप्लाई कर रहा है, कोई दूसरा मैन्युफैक्चरर भी मेघालय यूनिट को सप्लाई कर रहा है जी, उसी टाइम पे जब हिमाचल प्रदेश का यूनिट उसको सप्लाई कर रहा है. और उसकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है जो अनदर मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है वो है 38 लाख रुपीस. वो कितना है, 38 लाख रुपीस. याद करो हिमाचल प्रदेश इसको कितना में दे रहा था, 40 लैक्स में, और अनदर इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर इसको कितना में दे रहा है, 38 लैक्स में. पूछा है द मेघालय यूनिट ऑफ सर्वेश कंपनी इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि जो मेघालय यूनिट है ना, इसको क्रेडिट पूरा मिलने वाला है, क्योंकि ये फर्दर सप्लाई करेगा तो इसको जो भी मटेरियल मिल रहा है हिमाचल प्रदेश से मिले या एनी अदर मैन्युफैक्चर से मिले, तो ये बीइंग अ रेसिपिएंट इसको क्रेडिट पूरा मिलेगा, इसको क्रेडिट पूरा मिलेगा. सबसे पहले आपको डिस्कस करने बोला गया है रेलेवेंट प्रोविजन, तो अब रूल 28 को पूरा लिखेंगे. ये 8 नंबर का सवाल है, खाली फाइनल आंसर लिख के आने से नहीं होगा, आपको रूल 28 समझाना पड़ेगा. एक बार जाओ वॉल्यूम 1 में, शायद वैल्यू सप्लाई वॉल्यूम 1 में ही था, वॉल्यूम 1 खोलो, वैल्यू सप्लाई देखो, रिवाइज करो, रूल 28 देखो, जाओ देखो. वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल नंबर 28, जाओ देखो.
क्या है रूल 28? सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद like if OMV is not known, then the value of light and इफ OMV इज नॉट अवेलेबल देन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर then rule 30 cost based valuation. रूल 30 तो है ही, रूल 31 तो है, लेकिन उसमें और एक चीज था इफ यू रिमेंबर, प्रोविजन था, ऑप्शन Yes, sir. 90% of the price charged for the supply of light and quality by the recipient to unrelated customer. कब 90% कब ले सकते हैं आप? एक था ना 90% कब ले सकते हैं आप? जब unrelated customer. नहीं नहीं, कब 90% कब? मेघालय यूनिट जिस वैल्यू पे ट्रांसफर करेगा उस प्राइस का 90%, करेक्ट? मेघालय यूनिट जिस प्राइस पे ट्रांसफर करेगा उस प्राइस का उस प्राइस का 90%, ठीक है? अच्छा, वहां पे और एक पॉइंट था ना, इफ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर क्लेमिंग फुल आईटीसी देन whatever the values declared by the supplier shall be deemed to be the, open market value. तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 40 लाख जो है ये 40 लाख का वैल्यू डिक्लेयर्ड है इनवॉइस में, और लास्ट लाइन में दिया हुआ है कि मेघालय यूनिट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। तो क्या आपने बोल सकते हैं क्या कि 40 lakh. जो 2000 प्रोडक्ट्स का वैल्यू है जो सर्वेश एंड कंपनी ने मेघालय यूनिट को ट्रांसफर किया, तो उसका वैल्यूएशन क्या पकड़ा जाएगा? उसका वैल्यूएशन 40 लाख पकड़ा जाएगा सर, उसका वैल्यूएशन 40 लाख पकड़ा जाएगा, उसकी जो वैल्यूएशन है उस वो 40 लाख पकड़ा जाएगा। दिस विल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू। और लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी अपने को पता ही है, यहाँ पे तो लिख दिया ना 38 लाख, वो भी अपने को पता है, बट अपने को रूल 28 में सीरियल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ओपन मार्केट वैल्यू है, तो ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं होता तो फिर आप 38 लाख लेते। क्लियर है? लास्ट लाइन कि आईटीसी एलिजिबल फुल आईटीसी. एक एक चीज ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ओके तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था सप्लाई का। देन कूपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर इंपोर्ट बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम ओशन इंक ऑफ यूके। एक सप्लायर है, इसने इंपोर्ट किया बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम ओशन इंक ऑफ यूके ऑन 17 जुलाई 2022 को इंपोर्ट किया। रेलेवेंट इनवॉइस फॉर $120 इज रेज्ड बाय ओशन इंक ऑन 25 जुलाई। इनवॉइस कब इशू हो गया? 25 जुलाई को इनवॉइस इशू हो गया। कूपर इंडस्ट्रीज मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द इनवॉइस एज अंडर। दो केस दिया है और आपको हर एक केस का टाइम ऑफ सप्लाई बताना था। बहुत इजी है, आपको हर एक केस का टाइम ऑफ सप्लाई बताना था, ठीक है? तो आप एक सप्लायर हो, आपने आप कूपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो ओशन इंक ऑफ यूके से, ओके? द रेलेवेंट इनवॉइस इज रेज्ड बाय ओशन इंक ऑन 25 जुलाई। कूपर इंडस्ट्रीज मेक्स द पेमेंट अगेंस्ट द सेड इनवॉइस। केस 1, केस 2। Determine the time of supply in each of the aforesaid cases with the provisions discussed। तो मुझे बताओ ये सबसे पहले कौन से सेक्शन में आएगा? सेक्शन 13. करेक्ट, सेक्शन 13 में आएगा। अच्छा, यहां पर रेसिपिएंट कहां पे है? इंडिया में है। इंडिया में. और सप्लायर किधर है? आउटसाइड इंडिया है। तो ये फॉरवर्ड चार्ज में तो होगा नहीं। यहाँ पे लायबिलिटी किसके ऊपर है? कूपर के ऊपर है, तो यहाँ पे आरसीएम लगेगा। आरसीएम बोले तो 13(3). अच्छा, यहाँ पे आप याद करो 13(3) में हमने एक प्रोवाइजो भी पढ़ा था कि इफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर से निकलेगा, राइट? बट यहाँ पे कुछ बोला है क्या कि कूपर इंडस्ट्रीज एंड ओशन इनका एसोसिएट एंटरप्राइजेस? कहीं भी नहीं बोला है, तो आप प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। दे आर नॉट एसोसिएट एंटरप्राइजेस। सेक्शन 13(3) विल बी एप्लीकेबल नॉर्मली। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? सर्विस रिसीव डेट, सॉरी सर्विस रिसीव डेट नहीं,
सबसे पहले आप पेमेंट डेट लेंगे। पेमेंट कब हुआ? पेमेंट केस 1 में हुआ 28 अगस्त। दूसरा इनवॉइस डेट प्लस 61st। इनवॉइस कब हुआ? 25 जुलाई। तो 25 जुलाई प्लस 61st डे, वो निकाल लीजिए आप। जुलाई का 6 दिन, अगस्त का 31 डेज, सितंबर का 25 क्या? तो 25 सितंबर 2022, तो विच एवर इज अर्लियर, 28 अगस्त 2022, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में उल्टा है, समझो। पेमेंट डेट थोड़ा लेट है बट इनवॉइस डेट पहले है। समझ गए? इनवॉइस डेट प्लस 61st डे, तो यहाँ पे इनवॉइस डेट प्लस 61st डे जो है, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। रीजंस के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा। 6 मार्क्स है गाइस, वेरी सिंपल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन 5 है, Aqua Limited sends the goods to Ligo and Company for making the finished goods on 30th September 2022। देखो अभी तक ऐसा कोई भी चैप्टर है क्या जो पढ़ा हुआ नहीं था? सारा इंटर का लेवल का है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कंपटीशन ऑफ पेमेंट, ये आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, सब कॉम्पोजिशन स्कीम, सब इंटर का लेवल का है। पेनल्टी का वो एमसीक्यू आया खाली। Aqua Limited sends the goods to Ligo and Company for making finished goods on 30th September 22। Aqua ने कब गुड्स भेजा? 30th September 22 को इन्होंने गुड्स सेंड किया। What are the tax implications of following cases if GST is levied? आपको पूछा है कि टैक्स implications क्या होगा अगर GST लेवी किया गया है तो क्या? Ligo and Company sends the goods back to Aqua Limited within 1 year of being sent out। What are the tax implications in the following cases? If Ligo and Company sends the goods back to the Aqua Limited within 1 year of being sent out, no tax implications। ये आप समझा दोगे क्या? Section 19 read with 143। If the input, exactly, if the input sent to goods, if the input sent to job worker, if it is returned within 1 year of from the date of being sent out, no supply will be considered। यहाँ पे आपको सब बताना पड़ेगा। टैक्स implication समझ गए? Aqua Limited would be eligible to claim full input tax credit। No supply will be considered in the hands of Aqua Limited। Section 16(2)(b का जो condition है goods received का, that will be deemed to be complied with। But if the goods is not returned within 1 year, in that situation it will be deemed to be supply on the day when the goods were sent out। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। Ligo sells the goods directly to the customer on behalf of Aqua Limited। Ligo sells the goods directly to the customer, मतलब जो जॉब वर्कर है वो डायरेक्टली भेज देता है एक्वा के बिहाफ में। yes, that can also be done within 1 year। supply of goods from the premises of job worker can be done within 1 year, but in that situation the job worker premises should be registered as and shown as an additional place of business in the registration details of Aqua Limited if the job worker is not registered। अगर job worker registered है then this is not required, else that this Ligo and Company का place of business has to be disclosed as additional place of business in the registration of Aqua Limited। बस ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 भी सीए फाइनल के क्वेश्चंस का एकदम कॉपी पेस्ट था, और ये हम लोग अपने जो आपका जो मेरा स्ट्राइकर बुक है ना, स्ट्राइकर बुक में भी आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ये था प्योर एजेंट का क्वेश्चन, कुछ याद आ रहा है आपको? ये था आपका प्योर, एग्जैक्टली रूल 33 प्योर एजेंट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 प्योर एजेंट का क्वेश्चन था। एक बार देखते हैं। आईबेल मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात। आईबेल मैन्युफैक्चरर्स रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद गुजरात इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर। ठीक है, जो आईबेल मैन्युफैक्चरर है वो अहमदाबाद का रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरर है फुटवेयर का। इंपोर्ट करता है फुटवेयर मेकिंग मशीन फ्रॉम जर्मनी, वो फुटवेयर मेकिंग मशीन जर्मनी से इंपोर्ट करता है।
It enters into a contract with a logistics with FJM Logistics, a licensed custom broker. यानी वो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, हु इज बेसिकली अ ब्रोकर, जिसकी ऑफिस क्या है, कहाँ पर है, केरला में है, टू मीट ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज इन गेटिंग द मशीन क्लियर्ड फ्रॉम द कस्टम स्टेशन. क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये मेरा बेसिकली ब्रोकर है, एफजीएम लॉजिस्टिक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, आईबेल ऑथोराइजेस एफजीएम लॉजिस्टिक्स टू इंकर on its behalf the expenses in relation to clearing the imported machine from the custom station and bringing the same to the warehouse of IBEL manufacturer. मतलब रूल 33 में उसको ऑथोराइज कर दिया कि you act as my pure agent and you incur all the expenses on my behalf in relation to clearance of the imported goods, which shall be reimbursed by the IBEL manufacturers to FGM on actual basis. ये important था कि it will be a pure reimbursable cost in addition to the agency charges. मतलब जो उसका चार्जेस होगा, एजेंसी चार्जेस, उसके अलावा उसको प्योर रीइंबर्सेबल कॉस्ट जो है, जो प्योर कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो रीइंबर्स कर दिया जाएगा. ठीक है, पूछा क्या आपसे, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय एफजीएम लॉजिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. 9 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, FGM Logistics provided the details in the invoices issued by it to IBEL manufacturer. इसमें थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सा खर्चा है जो IBEL मैन्युफैक्चरर्स के लिए FGM प्योर रीइंबर्सेबल कॉस्ट के लिए इंकर किया होगा, और कौन कौन सा एक्सपेंसेस है जो FGM अपने अकाउंट के लिए इंकर किया है और वो चार्ज किया होगा बिकॉज ऑफ द सर्विसेज विच दे हैव प्रोवाइडेड टू IBEL मैन्युफैक्चरर. इसमें कुछ डिटेल्स आप ध्यान रखिएगा. आईबेल किधर रजिस्टर्ड है बेटा, बट एफजीएम जो है वो किधर रजिस्टर्ड है, उसका ऑफिस किधर है, और इंपोर्ट जो होगा ऑब्वियसली यहां पर क्लियरली लिखा है कि सारे एक्सपेंसेस जो है इट शैल ब्रिंग बैक, आई मीन जो गुड्स है वो कहां पर जाएगा, करेक्ट, कहा जाएगा, वेयर हाउस ऑफ आईबेल तक जाएगा. तो जितना भी गुड्स से रिलेटेड चार्जेस है जो उसको पहुंचाने के लिए लग रहा है वेराई, आई मीन आईबेल के वेयर हाउस तक, उस पे सारा चार्जेस जो है वो प्योर रिइंबर्सेबल कॉस्ट इंकर करेगा. अब ऑब्वियसली मुझे बताओ, आज अगर ये एफजीएम लॉजिस्टिक्स आईबेल को सर्विस देगा तो हो सकता है कोची से अहमदाबाद जाने के लिए उसको कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगेगा, कुछ ना कुछ चार्जेस लगेगा, तो वो प्योर रिइंबर्सेबल नहीं है. वो उसका चार्जेस जो वो चार्ज कर रहा है उस पे जीएसटी लग जाएगा. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ना अपना माइंड चलाना पड़ेगा. तो ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, दिस विल बी इंक्लूडेड. एजेंसी चार्जेस, अनलोडिंग ऑफ मशीन एट कोची पोर्ट, प्योर रीइंबर्समेंट नॉट इंक्लूडेड. ये आपको रीजन बताना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ प्योर रीइंबर्सेबल कॉस्ट इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, sorry, incurred on behalf of service recipient. Charges for transporting machine from Kerala to its FGM logistic godown in Kerala. पहले वो क्या किया, सुनो मेरा बात, केरला से क्लियर करा के अपने गोडाउन में लाया, केरला से क्लियर करा के अपने गोडाउन में लाया, और फिर अपने गोडाउन से आईबेल के गोडाउन में भेजा. तो ये भी क्या है, प्योर रिइंबर्सेबल कॉस्ट. Charges for transportation of machine from FGM Logistics Kochi godown to warehouse of IBEL, तो ये भी प्योर रिइंबर्सेबल कॉस्ट. Prepared and submitted bill of entry and paid custom duty, ये भी प्योर रिइंबर्सेबल कॉस्ट. अच्छा, कुछ डॉक ड्यूज और कुछ पोर्ट चार्जेस है जो उसको वहां पे पेमेंट करना पड़ा, ये भी प्योर रिइंबर्सेबल कॉस्ट. होटल एक्सपेंस इंक्लूड हो जाएगा सर. ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी इंक्लूड हो जाएगा सर. टेलीफोन एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाएगा सर. तो ये 3 खर्चा और 6,50,000, 5,000. ये आपको प्रॉपरली समझाना पड़ेगा, और ये भी आप देख लेना आपके मैट में दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7. बहुत इजी था 6 और 7 तो. व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन अवेल्ड आईटीसी
of input supplies needs to be reversed under GST. ध्यान से पढ़िएगा, आपने कोई चीज का आईटीसी अवेल कर लिया है, अब आपको उसको रिवर्स करना है. कब करते हैं आप बताओ तो? आईटीसी चैप्टर याद. वेरी गुड आंसर, जबरदस्त. 16 to second proviso 180 days. If the recipient fails to pay the value of supply along with the taxes charged upon the recipient within 180 days from the date of invoice, he shall pay back and he shall pay back or reverse the ITC in the immediate next month along with interest. Along with interest. ये आपने पढ़े थे as per rule number 37. ठीक है, as per rule number 37 he needs to pay back. However, this is not applicable in three cases: reverse charge supplies, deemed supply, schedule 1 supplies, and supplies which are added as per 15(2)(b, because those are already paid by the vendor, तो in that paid by the supplier. So in that situation this will be deemed to be paid and उसके ऊपर ITC का आपका रिवर्सल नहीं किया जाएगा. तो when will it not be reversed? I mean when will it be reversed? जब availed ITC has been availed and invoice has not been paid back within 180 days. तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा. Again, you can claim the ITC again by re-avail the ITC by again making the payment of the consideration without any time limit. ये पूरा इंटर का क्वेश्चन था, कोई डिफरेंस नहीं था. इंटर का मैथ से छापा गया था. X लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू Y लिमिटेड फॉर 2 लाख प्लस GST. ये तो मेरे कॉन्सेप्ट टेस्टर में भी मिल जाएगा आपको. X लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू Y लिमिटेड 2 लाख प्लस GST कितना 36,000. X लिमिटेड रेमिटेड द GST ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, उसने गवर्नमेंट को पे भी कर दिया. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ X लिमिटेड बुक्स बाय द सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट क्वांटिफाइड द GST लायबिलिटी 72,000. उन्होंने बोला नहीं, GST लायबिलिटी कितना होगा 72,000, यानी डिफरेंशियल अमाउंट कितने का है 36, यानी डबल द अमाउंट. अंडर 74 रिकवरी डिमांड एंड रिकवरी डिमांड किया गया 74 में. फाइनली एक्स क्या कर दिया, ये जीएसटी पे कर दिया. ओके, एक्स जीएसटी पे कर दिया 36,000 का. नाउ वाई वांट्स टू अवेल आईटीसी ऑफ द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ जीएसटी. एडवाइस, आंसर इज नो. ब्लॉक क्रेडिट है, याद है. एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 एनी टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, 129 एंड 130 is not eligible for any input tax credit. In this situation, the taxes which have been paid by X Limited was paid under as a pursuant to demand proceedings initiated under section 74 and hence it is not eligible for input tax credit by the recipient. So in this situation, Y will not be able to claim input tax credit. 2 नंबर का क्वेश्चन था. क्लियर है? What are the advantages of invoicing? पूरा ज्ञान बांट देंगे इसमें, जितना ज्ञान है आपके अंदर में पूरा ज्ञान उल्टी करके आ जाएंगे. क्या है इनवॉइसिंग का एडवांटेजेस, आपको पता है बेटा, ठीक है, आप स्टोरी बना के लिख देना. इनवॉइसिंग मतलब यू नो इट इज़ बेसिकली इंटीग्रेटिंग ऑल द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस गेटिंग जनरेटेड एंड स्ट्रॉन्ग आईटी पोर्टल्स. याद करो, मैंने टैक्स इनवॉइसेस में इसके ऊपर अलग से ऊपर है 10 पोर्टल्स है, इसके ऊपर आप अपना ओन वर्ड्स में बना के लिख के आ जाना. How is invoicing different from the invoices generated in the software used by a dealer within the organization? देखो, आपको समझना पड़ेगा, एक इनवॉइस जो अपने खुद से बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, सपोज टैली, ये पूछ रहा है कि जो टैली का सॉफ्टवेयर में तुम इनवॉइस बनाता है, ई इनवॉइसिंग उस पर डिफरेंट कैसे है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ई इनवॉइसिंग इज नॉट, इट इज जस्ट अ रिपोर्टिंग द इनवॉइस in the invoice registration portal, and it is not an issuance of tax invoice. You issue the tax invoice in the manner prepared in the format given in the software. But however, that same invoice needs to be reported in a separate registration portal, invoice registration portal by the name of www.einvoice.gst.gov.in, which needs to be registered, and once the e-invoice is registered, then a valid IRN number gets generated, and that valid IRN number once generated, it is automatically reported in your GSTR1, and it is also auto-populated in your e-Waybill portal. So this is how it is different, but the invoices which I actually generate in the software, this will not be automatically populated in the other details, in the other data, but the return, I mean the invoices which will be registered in the e-invoice portal, that will automatically integrated with the e-invoice and GST returns का portal. क्लियर है? कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 80 पूछ लिया गया. देखो सर, एक काम करिए, आप आज डिक्लेयर कर दो, सर आज आप डिक्लेयर कर दो कि जीएसटी खत्म हो गया है, क्योंकि आपने जहां जहां से अभी तक जीएसटी कवर करवाया है वहीं से पेपर आया और कहीं से पेपर नहीं आया है.
मुझे बताओ, कहीं से भी ऐसा था क्या? ये देखो बेटा, ये मैंने आपको नहीं कराया, ये बाद में करके, ऐसा कुछ था? ये भी कराया ना? सेक्शन 80, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। पूरा ज्ञान बांट के आ जाएंगे कि सेक्शन 80 में क्या क्या शॉर्ट, क्या रिकवरी था, कैसे रिकवरी किया जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 24 इंस्टॉलमेंट्स, कमिश्नर विल गिव यू एन ऑर्डर एंड यू नीड टू पे द, And if ठीक one of है। the installment is If defaulted, one of the installment is defaulted, then immediately entire liability with interest will have to be paid, ठीक है, आपको बताया जाएगा। तीन केसेस तीन केसेस है जहां पे आपका ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट, वो सब आप लिख के आ जाएंगे। ओके सर, ये भी आ गया, देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोविजनल असेसमेंट। when you are not certain about the tax liability or tax rate or value, you may apply for provisional assessment, ठीक है। सारा आपको जितना भी स्टेप्स याद है, प्रोसीजर याद है, आप लिख के आ जाएंगे। अपील्स का क्वेश्चन भी देखो, एकदम सिंपल। Person who is aggrieved by a decision or order passed against him by an adjudicating authority can file an appeal to the appellate authority, that is commissioner appeals, also in short called as double A। yes, appellate authority कर सकते हैं आप। What are the orders against which no appeals can be filed? गाइज ये आपको पढ़ाया जाएगा सेक्शन 121 में, अपील्स का चैप्टर में, एंड सेक्शन नंबर 120, हाँ सेक्शन 121 में और सेक्शन 119 में ये आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते। और आपको शॉर्ट नोट बताना पड़ेगा व्हेन यू आर फाइलिंग अपील टू एपेलेट अथॉरिटी, हाउ डू यू एक्चुअली फाइल। थोड़ा सा ही जो थ्योरी होता है ना, थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, तो ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग आंसर्स होते हैं। APL 01 में सर फाइल करना ये होता सब आपको लिखना पड़ेगा, करेक्ट। एपीएल 1 में फॉर्म कर फाइल करना, एक्नॉलेजमेंट एपीएल 2 में आएगा, डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है, ये सब आपको फाइल करना पड़ेगा। टाइम लिमिट बताना पड़ेगा, ऑर्डर का टाइम लिमिट बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो बता दीजिएगा। फिर व्हाट आर द ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील कैन बी फाइल्ड, एकदम सिंपल है, पॉइंट वाइज है, 4-5 ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते, जैसे इनमें से एक तो यही है, ऑर्डर अगेंस्ट सेक्शन 80 के अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, किसी भी ऑर्डर में अगर आपको प्रोसिक्यूट किया गया है फॉर ऑफेंसेस वेयर पनिशमेंट इज इन्वॉल्व, उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? है। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि कहाँ अपील फाइल नहीं कर प्रोसिक्यूशन में दैट्स द एंड ऑफ जीएसटी फॉर जुलाई 2023 पेपर। सर कस्टम्स एफटीपी मैंने अभी तक अपने रेगुलर बैच में कराया नहीं है, तो वो मैं शायद अभी कराऊंगा, तो आपके साथ इनजस्टिस होगा। ये था आपका 70 नंबर का जीएसटी। तो गाइज देखो, नेक्स्ट टर्म में भी इसी के आसपास रेंज के क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर इधर इधर उधर हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो बेसिक्स है वो यही है। तो आप बेस को पकड़ के लेकर चलो, बाद बाकी चीज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सीएस में भी ऑलमोस्ट यही लेवल आता है पेपर, कोई डिफरेंस कम बेसी नहीं आता है, सीएस का लेवल भी यही है, ठीक है। तो आज के लिए गाइज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। टुडे विल एंड आवर क्लास हियर ओनली। मेरे को एक इंडिपेंडेंट क्लास करवाना था आपका पेपर का अलग से, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आते रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं ठीक पढ़, और आपको कहाँ रेक्टिफिकेशन करना आप कर पाओगे। जैसे आज का पेपर के बाद आपको समझ में आया कि ये मेरा वीक है, ये मैं ठीक से नहीं कर पाया, हो सकता है वैल्यूएशन रूल्स आपका स्ट्रांग नहीं है, आईटीसी आपका स्ट्रांग नहीं है, कॉम्पोजिशन स्कीम आपका स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी हो सकता है आपका स्ट्रांग नहीं है, रूल 33 आपको याद नहीं आया। वैल्यूएशन से देखो 2 क्वेश्चन आया, रूल 33 का क्वेश्चन आया और एक रूल 28 का भी क्वेश्चन आया, दैट्स अ गुड पार्ट। अब रजिस्ट्रेशन का देखो इस बार पूछा ही नहीं, सप्लाई से पूछा ही नहीं कि सप्लाई है कि नहीं है, हो सकता है आपके टर्म में आ जाए, तो यू नेवर नो, ओके। इस बार वहां से कुछ आया ही नहीं, क्या बोलते हैं, 73 74 से कुछ आया नहीं। अपील्स का भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, एआर रूलिंग से कुछ नहीं आया, पनिशमेंट से कुछ नहीं आया, ऑफेंसेस से कुछ नहीं आया, पेनल्टी का 2 नंबर का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया, मिसलेनियस प्रोविजन इतना बड़ा है कुछ नहीं आया, रिफंड कुछ नहीं आया भाई, रिफंड इतना बड़ा चैप्टर है वहां से कुछ नहीं आया, ज्यादा इंटर का ही था। इंटर का ही क्वेश्चन था, करेक्ट, ठीक है। तो चलो गाइस, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, बाय बाय। होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस एंड आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, दैट इज इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा गाइस, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।